हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं चेतन प्रीति स्वागत करता हूं आपका विजय कुमार माइनी क्लासरूम में। जैसे कि आपको पता है कि हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, क्लास 12 ईंटें मनके और अस्थियां। आज हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आपको सबसे पहले तो समरी पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम कुछ पुस्तकों के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब कि मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, और फिर उसका बेटा अशोक, बिंबिसार है ना, फिर उसका बेटा अशोक, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अशोक के बारे में पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य जो था, कौन था, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, उसका ये जो अशोक है, इसने क्या किया, कलिंग का युद्ध जीता था 261 के अंदर। ये उसकी पहली और अंतिम दोनों विजय थी, मतलब लड़ाई उसने ये एक ही बार करी थी और ये उसमें उसकी विजय हुई। उसके बाद उसने ये कोई युद्ध नहीं किया। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर कुछ पुस्तकों के बारे में भी पढ़ेंगे चैप्टर में। ठीक है, और कुछ मतलब किसने क्या लिखी उसके बारे में भी। सबसे पहले हम देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगथनीज था, है ना। मैगथनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, और एक समुद्रगुप्त के दरबार में हरिशेन था, जिसने क्या लिखा, हरिशेन ने प्रयाग परिस्थिति नामक पुस्तक लिखी है, जिसके अंदर उसने समुद्रगुप्त के सारे विजयों का गुणगान किया, उसकी सफलताओं का गुणगान किया, है ना। उसके बाद कौटिल्य कौन था। कौटिल्य, जैसे कि आप पता है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो 12th क्लास, खुशी मैम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हैं, तो पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स के रचयिता कौन है। तो इकोनॉमिक्स के रचयिता, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। ठीक है, कौटिल्य कौन थे, कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, यानी उसके गुरु थे, शिक्षक थे, है ना। तो ये थे, और कुछ भाषाएं भी हैं इनकी, जो ये जो अर्थशास्त्र है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और सातवाकों की राजभाषा प्राकृत है। गुप्त वंश की जो गुप्त शासक है उनकी भाषा भी संस्कृत है। ठीक है, हमने इसके अंदर तो ये मतलब कि आपकी ये समरी है, यानी कि यहाँ पे एक संगम भी है, तमिल साहित्य है। तो तमिल साहित्य क्या होता है, जो तमिल के कवि होते हैं, यानी कि तमिल भाषा के, उनकी एक सभा होती है। ठीक है, यहाँ पे ये सारे कवि अपना सम्मेलन, मतलब सारे मिलजुल के बैठते हैं वो सभा से। ठीक है, यानी कि आपके ये क्वेश्चन जितना भी मैंने पढ़ाया, आपके ये क्वेश्चंस के अंदर ही आएंगे, मतलब कुछ इनसे अलग तो आएगा नहीं फिर भी, मतलब। और कुछ राज्य राजधानियाँ हैं, जैसे पुरू जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, प्रयाग की अवनति, है ना, मतलब ऐसे ये राजधानियाँ भी हैं कुछ, तो ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उससे आगे स्टार्ट करते हैं अब हम। तो आगे स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। तो हमारा सबसे पहला ही एमसीक्यूज ये बनता है कि जो मौर्य साम्राज्य उसका संस्थापक कौन था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। नंबर फर्स्ट अशोक, नंबर बी बिंदुसार, नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, और नंबर डी बिंदुसार। तो मैंने आपको जैसे कि समरी में बताया था, तो कौन था मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। सबसे ऊपर नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे किसने स्थापना की थी, मुझे अच्छे से सुना होगा या मेरी शक्ल देख रहे थे, सुना था, तो बताओ कौन था। यस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी। अब ये बताओ, मौर्य साम्राज्य है उसकी, जैसे कि कोई भी हम राज्य लेते हैं, जैसे कि हरियाणा है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है ना, और भारतपुर की राजधानी दिल्ली है। ऐसी मौर्य तो राजधानी थी क्या, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। नंबर फर्स्ट स्वयंगिरी, नंबर सेकंड तक्षशिला, नंबर सी पाटलिपुत्र, और नंबर डी उज्जैन। तो क्या थी बताइए मुझे। यस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उसकी राजधानी का नाम है पाटलिपुत्र। ठीक है, अब आपको दो क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो गए। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और ये जो मौर्य साम्राज्य उसकी राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंग जनपद की राजधानी थी। ठीक है, ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी विशाली। अंग की राजधानी, अंग जनपद की, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अंग की राजधानी जो थी, अंग जनपद की, वो राजधानी थी चंपा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी इसकी रचना। ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी बिंदुसार ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन डी कौटिल्य ने। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार रिपीट किया, अच्छे से मैंने पूरी डिटेल भी आपको बताई, मुझे अच्छे से सुना होगा। तो अब आपका हक बनता है कि आप मेरे लिए एक क्वेश्चन अब तक का जो मैं सुन रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 कमेंट करो। ठीक है, जो मैंने अच्छे से बताया उसको तो आप मुझे बता ही सकते हो ना।
तो क्वेश्चन नंबर 4 आप कमेंट करोगे, मैंने 3-4 बार बताया, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ यानी कि फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट है आपके लिए होमवर्क, मतलब कमेंट में करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो कौटिल्य है ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ये भी मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। जो कौटिल्य अर्थशास्त्र का रचयिता है ना, उसकी रचना इसने कौन सी भाषा में की थी? भाषा भी तो पता होना चाहिए ना, तो कौन सी भाषा में की थी? हिंदी भाषा में, नंबर बी पाली भाषा में, नंबर सी संस्कृत भाषा में, और नंबर 4 प्राकृत भाषा में। यस, मैंने आपको बताया था संस्कृत भाषा में। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7 वाकों की राजभाषा थी। क्या है 7 वाकों की राजभाषा? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी तमिल और ऑप्शन डी प्राकृत। तो मैं आपको पहले सबकी भाषा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, फिर आप इसका आंसर भी दोबारा देना मुझको, ठीक है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसकी जो भाषा है वो है संस्कृत, ठीक है। और जो गुप्त शासक हैं, है ना, गुप्त जो शासक है उनकी राजधानी भी उनकी भी जो भाषा है वो भी है संस्कृत, ठीक है। और उसके बाद जो 7 वाक है उनकी राजभाषा क्या है? उनकी राजभाषा प्राकृत है, ठीक है। तो यानी कि ये 3 भाषा मैंने आपको बताई है, अच्छे से याद कर लेना। एक तमिल साहित्य है, किस भाषा में है? तमिल। आपको सीधा ही पता लग जाता है कि तमिल साहित्य तमिल भाषा में ही होगा, है ना। ये 3-4 भाषाएं हैं। उसके बाद हमने को दोबारा से बताया कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना कौन सी भाषा में की थी? क्वेश्चन ये था ना, मैंने ऑप्शन भी बताया था, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7 वाकों की राजभाषा थी। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी प्राकृत। बार बार मैं क्यों बताऊं? बताओ मैं क्यों बताऊं बार बार? कितनी बार मैंने बता दिया, अब एक क्वेश्चन तो आपको बताना पड़ेगा, और है ना। तो 4th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन, अब तक 6th क्वेश्चन भी आप ही बताओगे। 7 वाकों की राजभाषा थी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप ही मुझे बताओगे कमेंट में। नेक्स्ट, संगम शब्द का अर्थ होता है ए सभा, बी समिति, सी राजा और डी प्रजा। ये तो संगम मतलब प्रजा, अजीब है ना, नहीं हो सकता। अच्छा, संगम मतलब राजा, कभी सुना संगम मतलब राजा? नहीं। संगम मतलब सभा हो सकता है, मतलब किसी चीज का संगम, कोई सभा, तमिल संगम, तमिल साहित्य, तमिल जो कवि होते हैं उनका संगम, उनकी सभा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सभा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8? पढ़ो। पुरुषपुर किस शासक की राजधानी थी? क्या पुरुषपुर किस शासक की राजधानी थी? क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कनिष्क। समरी पढ़ी है, तो क्या होगा आंसर? पुरुषपुर की राजधानी कनिष्क। यस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम संगम कहाँ हुआ था? नंबर ए मदुरा, नंबर बी कपातपुरम, ऑप्शन सी काची, ऑप्शन डी चेन्नई। तो कहाँ हुआ था प्रथम संगम? तो ऑप्शन इज राइट आंसर, मदुरा के अंदर। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आया, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। माँ और वेली का अर्थ क्या होता है? चलो मैं ही बता देता हूँ। पैदल और हस्ती सेना, क्या मतलब होता है इसका? पैदल और हस्ती सेना। ये आपका ऑप्शन वाले में भी आ सकता है, वस्तुनिष्ठ में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको भी लर्न कर लेना। माँ वेली का अर्थ होता है पैदल और हस्ती सेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्रगुप्त का महाकवि था। समुद्रगुप्त का महाकवि कौन था? बहुत बार मैंने बताया है ना। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए हरिसेन, ऑप्शन बी वीरसेन, ऑप्शन सी रुद्रसेन, ऑप्शन डी वाघसेन। ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया, इसका आंसर भी मैं नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए कमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख का लेखक था नागासेन, हरिसेन, कालिदास या विशाखादत्त। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हरिसेन। हरिसेनी था जिसने समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था, एक मंत्री था। उसने प्रयाग पृष्टि नामक रचना लिखी थी, है ना। कौन सी भाषा में थी? संस्कृत में थी। कितने खंडों में विभाजित थी, यह आप मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी ने इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख का लेखक भी इसी को ही कहा जाता है। समझ आ गया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, पंचतंत्र का लेखक था। ये अब राइटर का नाम है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। पंचतंत्र का लेखक, नंबर ए विष्णु शर्मा, नंबर बी शूद्रक,
नंबर सी कालिदास और नंबर डी भारवी। तो ऑप्शन ए विष्णु शर्मा इज राइट आंसर, पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए पुरातत्व, पुरातत्व यानी पुराने से संबंधित पूछा है, सिक्कों का अध्ययन है, पुरातत्व कैसे हो सकता है। अगला क्वेश्चन बी, पहले एक बार बी को छोड़ो, सी देख लो पहले। ठीक है, पहले चलो देखो मुद्रा शास्त्र, मुद्रा यानी पैसे से संबंधित, मुद्रा शास्त्र, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र हो सकता है, लेकिन पहले आगे देख लो कहीं और अच्छा ऑप्शन मिल जाए। फिर धर्म शास्त्र, वो तो धर्म से संबंधित हो गया ना, धर्म शास्त्र पूछा तो मुद्रा से पैसों से संबंधित है। उसके बाद डी अर्थशास्त्र, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन बी मुद्रा शास्त्र, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ठीक है, हो गया याद। उसके बाद महाजनपदों की संख्या थी, क्या होती है महाजनपदों की संख्या, मतलब कितनी थी वहाँ पर मौर्य साम्राज्य में। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 16। तो महाजनपदों की संख्या जो थी वो 16 थी, और जो टोटल प्रांत थे वो उनके टोटल प्रांत जो थे वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चन मैंने बताए, जबकि इसके अंदर तो महाजनपदों की संख्या ही पूछा था 16, लेकिन वो आगे आ भी सकता है, ना भी आए तो भी आपको लर्न ही करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के समय का सबसे प्रसिद्ध स्तूप कौन सा था। ठीक है, कौन सा था सबसे प्रसिद्ध स्तूप। ऑप्शन ए सारनाथ का, सॉरी ऑप्शन ए रूपनाथ का, ऑप्शन बी सारनाथ का, ऑप्शन सी सांची का, ऑप्शन डी प्रयाग का। तो वो जो स्तूप था, तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा बहुत थर्ड चैप्टर के बारे में भी पहले बता देता हूँ। ठीक है, एक महात्मा बुद्ध आएंगे और एक महावीर स्वामी आएंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध का नाम जो होगा वो आपका जो सिद्धार्थ होगा महात्मा बुद्ध का, और महावीर स्वामी का नाम वर्धमान होगा। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद सारनाथ के स्थान पर एक उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन वहाँ पे किस स्थान की बात हो रही है, सारनाथ के, वो एक स्तूप। लेकिन यहाँ किस स्तूप की बात हो रही है, यहाँ सारनाथ की बात नहीं करनी हमको। यहाँ जो अशोक के जो समय के जो स्तूप हैं वो सांची के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, परगौद किस जनपद का शासक था। नंबर ए कौशल, नंबर बी अवनति, नंबर सी अंग और नंबर डी वत्स। तो ये आपका मतलब इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में दोगे। देखते हैं आप कितना लर्न किया आपने लेसन को, अच्छे से रीडिंग करी, एक आधा तो बताना चाहिए, कुछ अलग भी है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। मैंने आपको बताया था ना, अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा, यही उसकी पहली और आखिरी लड़ाई थी, है ना। ये उसने कब लड़ा था। ऑप्शन ए 269 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन बी 273 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन सी 261 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन डी 251 ईस्वी पूर्व। तो ये उसने 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा था। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, डेट 261 ईस्वी पूर्व में, 261 ईस्वी पूर्व में, अच्छे से इसको लर्न कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था, कितने प्रांतों में विभक्त था। ऑप्शन ए 8 प्रांतों में, ऑप्शन बी 4 प्रांतों में, ऑप्शन सी 2 प्रांतों में, ऑप्शन डी 5 प्रांतों में। ये भी मैंने आपको बताया था ना, फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था 16 महाजनपद है, 5 प्रांतों में विभक्त है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, कोई नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 19, अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताया, किसने बताया। कश्मीर का, क से कश्मीर, है ना। तो बिल्हन ने, नहीं। ऑप्शन बी कल्हन ने, क से कश्मीर, क से कल्हन। आगे रवि कीर्ति ने, नहीं। डी हरिसेन ने, नहीं। तो कश्मीर का अशोक को कल्हन ने बताया था, क से कश्मीर, क से कल्हन। राइट आंसर इज कल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में स्त्री गुप्तचर में हुआ करती थी। स्त्री गुप्तचर में कौन कौन होती थी। ऑप्शन ए शिल्पकारियाँ, ऑप्शन बी भिक्षुणी, ऑप्शन सी वेश्या, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अब ये कौन होती थी इसके अंदर, अब ये बताओ मुझे, जो स्त्रियां हैं मतलब गुप्तचर थी, उसमें कौन कौन हुआ करती, ये सभी होती थी, उपयुक्त सभी राइट। आई होप आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताया उनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। वो थोड़े लिए आपके लिए टेंशन की बात होगी, लेकिन जिनको अच्छे से स्टोरी कंप्लीट लर्न करी उनके लिए कोई टेंशन नहीं है ना। तो अब आपको क्या करना है, अच्छे से इस वीडियो को देखो। जो मैंने आगे समरी में क्वेश्चन बताए बस वही क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, एक आधा एक्स्ट्रा छोड़ा है,
एक ही छोड़ा था जो बिल्कुल अलग है। कोई नहीं, आप उसका आंसर दोगे, अगर गलत होगा तो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। बाकी जो सारे मैंने बताया उसके आंसर कमेंट बॉक्स में आपने देने हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।